हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा लेसन नंबर आपका 5th चल रहा था और लेसन नंबर 5th में हम लोग देख रहे थे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो कल हमने खनिजों के विषय में पढ़ने का प्रयास किया कि आखिर में रिसोर्सेज होते क्या हैं और आप किसको रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हो या आप किसको रिसोर्सेज मानते हो। तो ये हमने आपका कल जो है आपका देखने का प्रयास किया कि खनिज की डेफिनेशन क्या है। और हमने ये भी देखा कि सबसे कठोर खनिज आपका हीरा है और सबसे आसान नरम लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर है। ठीक है, ये हमने कल आपको दो बेसिक चीजें पढ़ी और बहुत सारी चीजों को देखा था। एक बार नजर दौड़ाइए। तो हमने खनिज की परिभाषा के रूप में पढ़ा कि आखिर में खनिज होते क्या हैं, कितने प्रकार के हैं और कैसे हम खनिज की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया और इसी में जो है हमने और बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी और जो हम पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं चट्टान क्या है, आप चट्टानों को कैसे देखते हैं और किन चीज़ों से हम लोग आपका बात करते हैं, किस तरीके से आप चट्टान को समझते हैं। चट्टान के विषय में क्या केवल चूना पत्थर ही चट्टान है या कुछ जो हम कहते हैं कि जो इग्नेस रॉक्स हैं, कुछ आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, आप उनको देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा और हमने देखा कि जो सहल समूह है बेसिकली वो इग्नेस और जो कायांत्रिक चट्टानें हैं मेटामॉर्फिक, उसी में देखने को मिलती हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दो ऐसे आपके सेल हैं जिन सेलों में क्या होता है, हमारा आपका जो खनिज है, जो मिनरल है, हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, कल हम इतना पढ़ चुके थे खनिजों के बारे में, इन सभी के बारे में कि किस तरीके से होते हैं ये लोग। चलिए आगे बढ़े। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आपका रिसोर्सेज। क्लियर है। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ आपका रिसोर्सेज में खनिजों का जो वर्गीकरण है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम पर देखते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। कुछ ऐसे हैं जिनसे धातु प्राप्त होती है, कुछ ऐसे जिनसे धातु प्राप्त नहीं होती, कुछ ऐसे जिनसे आपको हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे लोहा धातु हमें लोहे का अंश हो, लोहा अयस्क मैग्नीज निकिल और कोबाल्ट मिलते हैं भाई, जिनसे हमको कोबाल्ट वगैरह ये मिल जाए। एक तो ये कैटेगरी है। लोहे में क्या आते हैं, जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट। ये क्या है, ये लोहे नहीं है, ये गैर लोहे हैं। जैसे तांबा है वो गैर लोहा है, शीशा है, जस्ता है, बॉक्साइट। अच्छा, उसके बाद है बहुमूल्य खनिज। इसमें सोना है, चांदी है और आपका प्लेटिनियम आदि। ये सब कैसे हैं, इसी के अंतर्गत। ठीक, ये आपने देख लिया। देख आगे देखते हैं, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चूना पत्थर, ये सब इसके अंतर्गत आपका आते हैं। इनको भी आपने देख लिया है और इनको आपने बात कर ली। ठीक है, इतना आप अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद है खनिज, जो ऊर्जा के खनिज जैसे कोयला है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और आपका गैस होल्डर। पेट्रोलियम में ही आपका डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम इसी के अंतर आता है। ठीक है, पेट्रोलियम में ही हम लोग आपका डीजल को रखते हैं। ठीक है, वो पेट्रोल है, ये पेट्रोलियम है, इतना आपको ध्यान दें। चलिए आगे बढ़े। इसके आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं खनिज की उपलब्धता। आखिरकार हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। हम बात कर रहे हैं खनिजों की, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम है ना। तो हम खनिज की उपलब्धता को भी देखते हैं कि आखिरकार हमारे पास रिसोर्सेज की जो कितनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ मिलते हैं, अयस्कों में। हम किस चीज को निकालते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं, अशुद्धि को दूर करने के बाद ही हमको क्या होता है, जो खनिज है वो आपका प्राप्त होता है।
किसी भी खनिज या अवयव या आपके तत्वों का मिश्रण संचय ऊष्मा व दबाव का परिमाण है। सादी चट्टान दूसरी श्रेणी के खनिज जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर प्राय शुष्क प्रदेश वसीकरण फलदार के रूप में होता है। कैसे होता है? इन सभी फलदारों के रूप में होता है और इन सभी को हम फलदारों की कैटेगरी के अंतर्गत देखते हैं। अब देखिए, इतना हम पढ़ लिए थे, वो बैक रह गया था। अब थोड़ा इसमें पढ़ते हैं। जरा ध्यान बताकर सोचिए कि एक खुली खदान ओपन जो माइनिंग है, उत्खनन एवं सैल्ट युक्त खुद खदान में क्या अंतर है? एक ऐसा है जो आपका ओपन हो रहा, खुली हो रही है खदान, आप देखते हैं माइनिंग होती है, ब्लास्ट होती है, और दूसरी होती है भूमिगत, जो अंदर ही अंदर होती है भूमि। इन दोनों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज में सौभाग्यशाली है कि ये बड़े खुशनसीबी की बात है कि जो हमारे पास वैरायटी के बहुत प्रकार के आपके रिसोर्सेज मिलते हैं, केवल एक ही प्रकार के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। अब वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीप चट्टानों के कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक, अन्य धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। पश्चिमी और पार्श्व पूर्व पार्श्व गुजरात या असम की तलहटी में अधिकांश खनिज तेल निक्षेपित पाए जाते हैं। कैसे हैं? निक्षेपित पाए जाते हैं। प्रायद्वीप शैल क्रम से साथ राजस्थान के अनेक आलोहा खनिज में पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान में आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग अविहीन है। ये विभिन्नता खनिजों की संरचना, अंतरालग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण होती है। तो सारी अलग अलग चीजें हैं, ये हमको इसमें दिखाई देती है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार के निकटतम किसी संचय की आर्थिक व्ययता को प्रभावित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक विकल्पों का चयन करना पड़ता है। ऐसा कहे जाने के बाद खनिज निक्षेप अथवा भंडार उत्खनन में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हैं? उत्खनन में आपका परिवर्तित, ये कह सकते हैं जो चेंज है उनका हो जाता है। आगे बढ़ जाए, बात कर रहे हैं लोहा खनिज की। लोहा खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन के 3/4 भाग का योगदान करता है। जो हमारे पास लोहा खनिज है और वो कुल मिलाकर जितना भी हमारा धात्विक खनिज है, उस धात्विक खनिज के मूल्य का 3/4 भाग उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार देता है, अपनी घरेलू मांग को पूरा करता है। पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का जो है आपका निर्यात भी करता है। ऐसा है, धात्विक खनिज का निर्यात भी करता है। देख लिया। उसके बाद बात करते हैं लोहा अयस्क की। ठीक है, लोहा अयस्क को हम लोग देखते हैं। लोहा अयस्क एक आधारभूत खनिज है। कैसा है? एक आधारभूत खनिज है, औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लोहा अयस्क के विलुप्त संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहा अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का, मैग्नेटाइट क्या है? आपका सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, जिसमें 70% लोहा अंश पाया जाता है। सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं, यानी कि मैग्नेटाइट जो लोहा है सबसे हाई क्वालिटी का है, यानी कि इसमें 70% लोहा है, 30% उसमें भी अशुद्धि है, जो विद्युत उपयोग में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग लोहा अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहा अंश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम है। इसमें लोहा अंश 50 से 60% तक पाया जाता है। लोहा अयस्क लगभग समस्त उत्पादन प्रतिशत का उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त होता है। शेष 3% जो है अन्य राज्यों से।
यानी कि लोहा 97% कहाँ से निकलता है? उड़ीसा से निकलता है, छत्तीसगढ़ से निकलता है, कर्नाटक से निकलता है, झारखंड से निकलता है, बाकी शेष बाहर से। अभी हम क्या करते हैं? बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हम अपना लोहा है वो किसे भेजते हैं? वो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लोग जापान को भेजते हैं। क्लियर है? तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका उत्खनन आपका काम करें और हम आयात ज्यादा करें, हम बाहर से क्या करें? ज्यादा मंगाएं रिसोर्सेज को, ताकि हमारे जो आपका रिसोर्सेज हैं वो आपका सेफली बचे रहें, ऐसा हमारा प्रयास है। और यही हम सोचकर इस तरीके से इनको करते हैं। ठीक है? अब आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा के आपके कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कन्नड़ में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी मुंह की मिलती है, जिसे बैलाडीला की पहाड़ियां या बैल की ढील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण यह बहुत नाम पड़ गया और जिसकी वजह से इसका क्या है? आपका जो नाम है वो आपका नाम पड़ गया। क्लियर है? तो सबके नाम अलग अलग रूप में हैं। बैलाडीला की खान है, ठीक है? ये देखिए, ये लोया अस की ख्याल की क्या है? खदान है। चलिए, खदान पे आगे से बढ़ने से पहले देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा कौन सा है। तो हम बताएंगे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा जो मैग्नेटाइट है वही है, क्योंकि उसमें 70% प्योर लोहा है, 30% अशुद्धि होती है। क्योंकि आपको पता है जो भी कोई रिसोर्स हमको मिलते हैं वो अयस्क की फॉर्म में मिलते हैं, हमको उनको फिल्टर करना पड़ता है और उसी में से अशुद्धियों को दूर कर तब हमको चीजें प्राप्त। ठीक है? चलिए आगे देखें। अच्छा, अब कुछ लोया एस्क की बेल्ट है, जहां पर लोया एस्क मिलता है उनको हम लोया एस्क की जो आपकी पेटी है या बेल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे एक क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा और झारखंड के जो बीच का क्षेत्र है वहां पर अच्छा मिलता है। जैसे उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेलाइट किस्म का लोहा आपका मयूर भंजन के जिलों में आपका बादामियों के पहाड़ी के खदान से निकाला जाता है। इसमें आपका झारखंड में सिंह भूमि जिला, गोवा तथा नुमेडाइट मुडी आपके हेमेडाइट अस्क में खनन में किया जाता है। ये सारी चीजें वहां मिलते हैं। ठीक। दुर्गा बस्तर चांदपुर पेटी, यह है एक दुर्गा बस्तर चांदपुर पेटी में भी हमको लोहा मिलता है। यह पेटी महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ियां श्रृंखला में बस्तर जिले में उत्तम कोटि का हेमेलाइट पाया जाता है, जिसमें गुणवत्ता के 14 जमाव हैं। इस्पात बनाने के आवश्यक श्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। खदानों का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम पतंग जहाज से जापान तथा दक्षिण कोरिया निर्यात किया जाता है। मैंने अभी क्या कहा था कि जापान जाता है और जापान के साथ दक्षिण कोरिया। ठीक, यहाँ का कोयला निकालते हैं और सेम पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, इसी से कहा जाता है जापान और आपका साउथ कोरिया। कहा जाता है दक्षिणी कोरिया, ना कि उत्तरी कोरिया मत समझ लेना। वहां पर कौन सा था क्या? किंग जोंग, वहां नहीं जाता, जापान और आपका साउथ कोरिया। क्लियर है? तो ये लोहा आज की छोटी सी हमने बैकग्राउंड को देखने का प्रयास किया खनिज के रूप में। बाकी कहाँ कहाँ पर कितना है, कितना महाराष्ट्र में मिलता है, मैग्नीज का उत्पादन कहाँ है, अभ्रक का उत्पादन कहाँ है, निकिल कहाँ है, कोबाल्ट कहाँ है, जस्ता कहाँ है, सीसा क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, तांबा वगैरह को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।